ज़िंदगी में कामयाबी के लिए तालीम बेहद ज़रूरी है और तालीम के फ़रोग़ के लिए हर तबके के लोग कोशिश करते रहे हैं। इस्लाम में भी तालीम की बहुत अहमियत बताई गई है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर तालीम हासिल करने के लिए चीन भी जाना पड़े तो जाना चाहिए। तालीमी इदारे हिंदुस्तान में कायम हुए, लेकिन तालीमी इदारे परवान चढ़ने में पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाए। बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो बहुत तरक्की करे, कामयाब हुए हैं, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में ऐसे भी इदारे हैं जो एक मुकाम पर जाने के बाद कमज़ोर पड़ गए, जिसकी वजह से आने वाली नस्लों को तालीम फ़राहम करने में नाकामी या कोताही या फिर मुकम्मल नहीं हो पाया। इस सिलसिले में बात करने के लिए माहिर तालीम और कायरा यूनिवर्सिटी के फ़ारिग जामिया मंसूरा मोहम्मदिया इदारे के प्रिंसिपल भी रहे हैं और मुख्तलिफ़ इदारों में काम कर चुके एक लंबा तजुर्बा रखने वाली शख्सियत डॉक्टर खुर्शीद साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बात करने की कोशिश करेंगे, तालीम और तालीमी इदारों के ताल्लुक़ से बात करेंगे और मुख्तलिफ़, हालांकि इससे पहले भी हमने इनका इंटरव्यू किया था, मुख्तलिफ़ टॉपिक पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आपका बहुत बहुत एक बार फिर आपसे मुलाकात हुई। सवाल यही है कि तालीम कितनी ज़रूरी है और इदारे तालीम फ़राहम करने में किस तरह से रोल अदा करते हैं? हामिदन व मुसल्लियन व बाद, तालीम ज़ाहिर बात है कि इंसान के लिए इस तरीके से है जैसे कि उसके रग में दौड़ता हुआ खून है। और इस्लाम में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तलबुल इल्म फ़रीज़ा अला कुल्ल मुस्लिम, हर मुसलमान पे तालीम हासिल करना ज़रूरी है। तो इस लिहाज से हम ये कोशिश करना चाहिए हमको, और कर भी रहे हैं, और हमारे असलाफ़ ने भी किया है कि तालीम को उन्होंने जो अहमियत दी वो वाकई में उनके एक ऐसे आमाल में शुमार किया जाता है जिसको इंशाअल्लाह ता क़यामत याद रखा जाएगा। और इसी तालीम को फ़रोग़ देने के लिए हमारे असलाफ़ ने हिंदुस्तान में जगह जगह मदरसे कायम किए, इदारे कायम किए, मकातिब का जाल बिछाया और यहाँ तक कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ भी बनाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या असलाफ़ ने जो ये कारनामा शुरू किया था और ये कार है नुमाया जो उन्होंने अंजाम देने की कोशिश की थी, बाद की आने वाली नस्लें उस पर कायम हैं या उससे हटती नज़र आ रही हैं? तो मैं भी इस मैदान में रहा हूँ। मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद के अरबी मैगज़ीन अल इस्तिक़ामा का एडिटर रहा हूँ, जामिया मोहम्मदिया मंसूरा के एक कॉलेज का प्रिंसिपल रहा हूँ और भी दीगर इदारात में मैंने काम किया है। मैंने ये महसूस किया कि अब जो तालीमी इदारे हमारे लोगों ने कायम किए हैं, ख़ास तौर से इस मौजूदा तकरीबन 50 सालों से, इन इदारों का जो मकसद था और जो होना चाहिए कि ये इदारे कौम के इदारे हैं, मिल्लत के इदारे हैं, इसमें जो लोग पढ़ते हैं वो इंतहाई गरीब होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जिनको और जगहों पे स्कूल्स में या कॉलेजेस में मौक़े फ़राहम नहीं होते हैं, तो वो मदारिस का रुख करते हैं, इन इदारों में आते हैं। तो उनकी तालीम भी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन एक ऐसा कल्चर चला, फ्री का कल्चर, और नाम उसको दिया गया कि हम फ्री में पढ़ाते हैं। तो इदारे कायम हुए, मिल्लत के जो मोहसिनीन थे, जो अहले खैर थे या मालदार हजरात थे, उन्होंने इसके लिए दिल खोल कर अपना हिस्सा लिया, अपने माल का एक बड़ा हिस्सा इसमें सर्फ किया ताकि कौम के वो नादार और गरीब बच्चे जो और जगहों पर तालीम हासिल नहीं कर सकते, बहुत ही इत्मीनान और आराम के साथ इन इदारों में तालीम हासिल करें। और वो यकीनन होना भी यही चाहिए, इसलिए कि अगर मिल्लत के लोगों ने मिल कर के कोई इदारा कायम किया है तो जाहिर बात है कि उससे न सिर्फ मुसलमानों बल्कि पूरे बनी नौ इंसान को फ़ायदा होना चाहिए। ये इदारे हर इंसान के लिए फ्रूटफुल होना चाहिए और उसके लिए मददगार होना चाहिए। बिल्कुल, अक्सर हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे इदारे हैं। अगर मैं कर्नाटक की बात करूं तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा इदारा है आलमीन, जो कि बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन था कि बहुत सारे इदारे बनाए गए। उस ज़माने में डॉक्टर मुमताज़ साहब ने एक रेवोल्यूशन काम किया उन्होंने, लेकिन वो इदारा यूनिवर्सिटी नहीं बन पाया। आज भी जो है वो कहीं ना कहीं, उसके अलावा अंजुमन इस्लाम जो कि हमारे मुंबई कर्नाटक में बहुत सारे अंजुमन है, मुंबई में भी है, ये इदारे 100 साल के हो चुके हैं। लेकिन उसके बाद शुरू होने वाले दूसरे मज़हब के इदारे आज बहुत ज़्यादा आगे हैं। किसी की मेडिकल कॉलेज है, किसी की यूनिवर्सिटी है, लेकिन क्यों मुस्लिम इदारे जो कि फलाही इदारे थे, जो कि लोगों के ताउन से बनाए गए थे, वो इदारे कामयाब नहीं हो पा रहे हैं या फिर पीछे हो रहे हैं? भाई, एक वजह इसकी है कि
ये इदारे जो कायम किए जाते हैं ये मिल्लत के लिए कायम किए जाते हैं, कौम के लिए कायम किए जाते हैं, उन्हीं के नाम पे कायम होते हैं। तो शुरू में तो वाकई में इदारे मिल्लत के लिए होते हैं जब तक वो हालत तौर में होते हैं, यानी अभी तकवीनी हालत होती है, बन रहे होते हैं, तो खूब राग अलापा जाता है, शोर मचाया जाता है कि ये क्या है, ये मिल्लत के इदारे हैं, इनसे कौम के गरीब बच्चे तालीम हासिल करेंगे। लेकिन ये आम मुशाहिदा है पूरे हिंदुस्तान में, एक सूबे की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान में, कि जब तक इदारे बनते हैं तब तक कौम और मिल्लत के रहते हैं, लेकिन जैसे ही बन करके एक हद तक पहुँच जाते हैं, कुछ इस्टेब्लिशमेंट उसमें आ जाता है, तो वो एक फैमिली का इदारा बन जाता है। और उसके बाद अगली नस्ल जो आती है तो उसमें फैमिली के दूसरे मेंबरान को साइड कर दिया जाता है और पर्सनल प्रॉपर्टी बन जाती है। तो जाहिर बात है कि जो इदारा कौम के नाम पे कायम हुआ, मिल्लत के नाम पे कायम हुआ, उसको चलाने वाले ऐसे बाअहल होना चाहिए जिनको हम इस्लामी शरीयत में अहले हल व अक़्द कहते हैं, यानी दानिशवरान कौम। वो उस इदारे को अगर लेकर के आगे बढ़ते हैं तो कौम तरक्की करती। मिसाल के तौर पे सर सैयद अहमद ख़ान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कायम किया, तो क्या सर सैयद अहमद ख़ान के औलाद ही उसको आगे बढ़ाई? नहीं, बल्कि दूसरे लोग आए और उन्होंने उसको बढ़ाया तो वो आगे बढ़ गया। ऐसे ही हम देख लें, हमारी कितनी ऐसी तंजीमें हैं जो कायम हुई। तंजीम है हिंदुस्तान में जो बाद में कायम हुई, लेकिन उसने हमेशा ऐसे लोगों का इंतखाब किया जो उस तंजीम को आगे बढ़ाएं। तो आज हम देखते हैं कि वो दुनिया की सबसे बड़ी तंजीम बन गई है। तो हमेशा ये ध्यान होना चाहिए कि जब कोई अदारा कायम हो मिल्लत के नाम पे, कौम के नाम पे, तो उसके चलाने वाले भी बाअहल हों। सिर्फ जिस आदमी ने कायम किया उसकी औलाद, उसके पोते परपोते अगर उस पर हावी हो जाएंगे तो जाहिर बात है हम ये देख रहे हैं कि वो इदारा कामयाब नहीं हो रहा है। मेरे ख़्याल से नाकामी की सबसे पहली वजह ये है। दूसरी वजह यह है कि उस इदारे के नाम से जो कलेक्शन किया जाता है, चंदा वसूला जाता है, वो पूरा उस बच्चों पे खर्च नहीं किया जाता है जिनके नाम पर आता है। बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ज़्यादातर हिस्सा, अगर ये कहें कि 2/3 हिस्सा बल्कि 80% तक वो लोग जो लेकर के चंदा आते हैं, इदारा चलाते हैं, वो अपने ऊपर और अपनी औलाद पे खर्च कर देते हैं और सिर्फ 20-25% उन लोगों पे खर्च किया जाता है जिनके नाम से ये वसूला जाता है। खुर्शीद साहब ये बताएं, अकरबा परवरी और इदारों पर इजारादारी ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ महसूस होती है। और दूसरी तरफ ये भी है कि जो लोग, मिसाल के तौर पर आपने इदारा बनाया, अब आपके बच्चे नहीं चलाएंगे तो फिर किसे जिम्मेदारी दिया जाना चाहिए और कैसे हो? क्योंकि मेंबर्स तो आप अपने ही लोगों को बनाए होते हैं, अपने ही फैमिली मेंबर्स को, तो फिर इदारे कैसे आगे बढ़ेंगे? देखिए, इदारा सिर्फ जो है कोई बिज़नेस नहीं है, बल्कि और ना ही कोई प्रॉपर्टी है, बल्कि ये एक ज़िम्मेदारी है, अमानत है, कौम के तई खिदमत है। तो इसको कायम करने वाला कोई एक आदमी नहीं होता है, बल्कि बहुत सारे लोगों की कोशिश और मेहनत इसमें शामिल होती है, तब जा कर के वो इदारा बनता है और परवान चढ़ता है। लेकिन ये देखने में आता है कि आमतौर से सोसाइटी के मेंबरान ऐसे चुने जाते हैं जिनका उस इदारे से कोई ताल्लुक़ ना रहे। 2-4 ऐसे लोग पूरे हिंदुस्तान से ले लिए जाते हैं जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है या जो तिजारत करते हैं, कोई और काम करते हैं, बाकी अपने ही ख़ानदान के लोगों को उसमें भर दिया जाता है ताकि पूरी तरह इजारादारी हमारी बरकरार रहे। ठीक है, अगर उस ख़ानदान में कोई अहल है और वाकई में लोग देखते हैं कि ये है इस काबिल कि इस इदारे को आगे बढ़ा सके, तो कोई हर्ज नहीं है कि वही चलाए। लेकिन अगर वो इस काबिल नहीं है, इसके बावजूद भी तमाम लोगों को नज़रअंदाज करके सिर्फ इदारा उसी के हवाले कर दिया जाता है, तो जाहिर बात है तरक्की तो नहीं कर सकता है ऐसा इदारा। और आम मुशाहिदा ये है कि जो वारिसीन हैं वो अपने आप को अबनाउल मुलूक समझ लिए हैं, बादशाहों के बेटे हैं। उन्होंने तो कोई जद्दोजहद की नहीं, उनको इदारा किस में मिल गया? वरासत में मिल गया। अब उनके अंदर नखवत, गुरूर, तकब्बुर, बददयांती, बेईमानी, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं जो देखने में आ रही हैं। अगर कोई आदमी इस तरह का हो तो क्या कोई वो इस्लामी इदारा चला सकता है? मुझे तो नहीं लगता। ऐसा ही एक मामला आपके साथ मैंने देखा था, पिछले इंटरव्यू में भी हमने उसी टॉपिक पे बात की थी, जामिया मोहम्मदिया मंसूरा। उसमें एक चीज़ ये नज़र आती है कि भाई इदारा तो शुरू हुआ, इदारा बड़ा हुआ, इदारा बने,
स्कूल बनी, मदरसे बने, यहाँ भी और वहाँ भी, महाराष्ट्र में भी और कर्नाटक में भी। लेकिन आज अंदरूनी इख्तलाफात इस हद तक बड़े हैं कि इन इदारों को बंद करना पड़ रहा है या बंद करने की कोशिश की जा रही है। तालीमी इदारे पहले ही इतने कम हैं, क्या ये आपसी इख्तलाफ की वजह से ये इदारे बंद हो रहे हैं या बंद होने की कगार पर हैं? देखिए, इदारा कायम हुआ था किसी मकसद के खातिर, लेकिन जब वो उस मकसद से हट गया और वो उसका मकसद बिजनेस हो गया या सिर्फ ये हो गया कि लोगों में शोर मचाया जाए कि हम लोगों को तालीम दे रहे हैं, जबकि मकसद ये ना हो तालीम देना, बल्कि उससे चंदा इकट्ठा करना हो या अपने आराइश और ज़ेबाइश और अपने तायुश और एकदम पुरकैफ ज़िंदगी गुजारना हो, तो फिर वो इदारा नहीं रहता है। ऐसे ही हमने देखा मालेगांव जामिया मोहम्मदिया मंसूरा में कि पहले तो इदारा कायम किया गया, काफ़ी मेहनत और जद्दोजहद उसमें की गई। मौलाना मुख्तार अहमद नदवी साहब ने इदारा कायम किया और वाकई उन्होंने अपने खून और पसीने से उसको सींचा। लेकिन जब उनकी दूसरी नस्ल आई है और ख़ास तौर से जब से अरशद मुख्तार साहब ने उसका बागडोर संभाला है, तो इनकी सारी तवज्जो बिल्डिंगें बनाने पे चली गई हैं, पार्क बनाने में लग गए हैं और ये बावर कराने में प्रोग्रामों के ज़रिए और दूसरे ऐलानात के ज़रिए कि मैंने बहुत बड़ा इदारा खड़ा कर दिया है, उसमें तालीमी मेयार को बिल्कुल पेश नज़र नहीं रखा गया है। लेकिन बिल्डिंगें भी तो ज़रूरी हैं इदारे के लिए। इदारे के लिए यकीनन बिल्डिंगें ज़रूरी हैं, लेकिन अगर बिल्डिंगें बना करके खाली पड़ी रहें और उससे कोई फ़ायदा ना उठाया जाए तो ये बोझ बन जाती है। न सिर्फ ये मिल्लत पे बोझ है कि अगर आपके पास ऐसी बिल्डिंगें हैं जिसमें 10,000 तालिब इल्म पढ़ सकते हैं, स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, और आपके यहाँ सिर्फ 1,500 लोग पढ़ रहे हैं, तो ये बताइए कि इदारा कौम के लिए बोझ है या कौम के लिए फ्रूटफुल है, मुफीद है। और तालीम पे अगर तवज्जो होती तो मैंने ये देखा है कि जामिया मोहम्मदिया में पिछले 4 या 5 सालों से बहुत सारे असातिज़े कराम को इसलिए निकाल दिया गया कि वो चापलूसी नहीं करते, वो बाइज़्ज़त हैं, बासलाहियत हैं, खुददार हैं, मेहनत करते हैं और चाहते हैं कि बच्चे तालीम हासिल करें। और जो चापलूस हैं, खुशामद पसंद हैं, जा कर के हमेशा उनके आगे फैल जाते हैं, सर झुका देते हैं, हर मामले में जैसा वो कहें, दिन को रात, रात को दिन, तो कहने को तैयार रहते हैं, तो उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा मौका दिया जाता है। तो अगर तालीम मकसद ना हो बल्कि मकसद सिर्फ अताअत व फर्मा बरदारी हो जाए और आदमी अपने आप को अमीरुल मोमिनीन समझने लगे, तो हमने ये देखा है चाहे वो जमात हो, जमीयत हो, इदारे हों, तंजीमें हों, तो फिर वो ऐसे है जैसे कि समंदर में गोते लगा रही है और कब डूब जाएगी उसका कोई भरोसा नहीं है। अच्छा, एक सवाल आपसे ये था कि मैं पिछले भी इस टॉपिक पर कई इंटरव्यूज़ कर चुका हूँ। जामिया मंसूरा का हाल ही में बहुत सारे मसले चल रहे थे। एक साहब ने एक सवाल किया था कि खुर्शीद साहब जो हैं वहाँ प्रिंसिपल थे, बड़े पढ़े लिखे शख्स हैं और बहुत मेहनत रही है उनकी भी, लेकिन उन्होंने इल्ज़ाम तब लगाया जब उन्हें निकाल दिया गया। क्या सिर्फ निकालने की वजह से इल्ज़ाम थे? जी, अगर ऐसा कहा जाता है तो कहने वाले को पहले तहकीक कर लेनी चाहिए। एक कॉन्फ्रेंस हुई थी मसारिफ़ ज़कात के नाम पे और वहीं से मेरा इख्तलाफ बढ़ा है अरशद मुख्तार साहब से। कॉन्फ्रेंस के बाद असातिज़ा तलबा की एक मीटिंग हुई जिसमें सारे असातिज़ा थे, तलबा थे और शकील फैज़ी साहब भी थे। अरशद मुख्तार साहब ने कहा कि अब ऐसा करते हैं कि चल करके बॉम्बे हज हाउस में ये प्रोग्राम करते हैं और तमाम सेठों को बुलाया जाए और उनसे कहा जाए कि देखिए, आप जो ज़कात देते हैं, आपकी ज़कात अदा नहीं होती है मदरसों में जो आप देते हैं, इसलिए कि जो मदरसे वाले हैं उस ज़कात को तलबा पे नहीं खर्च करते हैं। तो उस मीटिंग में मैं वहाँ मौजूद था और एज ए प्रिंसिपल वहाँ पे मैं काम कर रहा था। मैंने कहा कि भाई अभी तो मदरसे वालों को संभलने का मौका दिया जाए, आपने जो प्रोग्राम किया है इससे उनको ठोकर लगी है और इससे जो छोटे छोटे मदारिस हैं वो बंद हो जाएंगे, अगरचे बड़े मदारिस पे ज़्यादा असर नहीं होगा। और इसकी तस्दीक जब हमारे पास एक कमेटी आई थी मालेगांव से, जिसमें रिजवान मोहम्मदी साहब थे और शकील फैज़ी साहब थे, खालिद जमील साहब थे और एक साहब और थे, तो मैंने कहा शकील भाई से कि शकील भाई आप मौजूद थे, मैंने उस वक्त ये एतराज़ किया था कि इससे क्या होगा, आप बम्बई में प्रोग्राम कर लें, कहीं भी कर लें, लेकिन इससे कौम को फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। अभी ज़कात जो जा रही है छोटे मदारिस को वो जाना चाहिए, जब उनके लिए कोई बदील हो जाए, कोई अल्टरनेट हो जाए, तो आप जाहिर बात है कि कोई और रास्ता दिखाइए जिससे कि मदारिस चलाए जाएँ। और अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोग्राम है जिससे मदरसे चलाए जा सकें तो उस प्रोग्राम को आम किया जाए। मैंने वहाँ पे भी एतराज़ किया था और हमेशा मैंने हक़ के लिए एतराज़ किया है।
वहाँ पे उन्होंने कहा, एक वहाँ पे वर्कर थे, काम करते थे, 32 साल से 31 साल से, कहा उनको निकाल दीजिए। मैंने कहा मैं तो बगैर किसी गलती के नहीं निकाल सकता। कहने लगे कि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि निकाल दीजिए और आज भी कह रहा हूँ कि निकाल दीजिए, लेकिन आप नहीं निकाल रहे हैं। मैंने कहा मेरे कंधे पर रख के बंदूक मत चलाइए, मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता है कि मैं ऐसे शख्स को बाहर करूं जो 32 साल आपकी खिदमत कर चुका है। तो ये लोग इतने मगरूर और मुतकब्बिर हो गए हैं कि इन्हें दूसरे इंसानों की फ़िक्र ही नहीं है। अभी ये देख लीजिए यहाँ पे जो खालिद मुशर्रफ साहब हैं, उनके हवाले उन्होंने एक जामिया कर दी। तब ऐसे लोगों के हवाले अगर कर दिया जाए कोई इस्लामी इदारा तो कैसे चलेगा? मैं ये कहना चाहता हूँ, हमेशा चुन करके जो इस लायक हूँ, सिर्फ खुशामद ना करें, चापलूसी ना करें, बल्कि इदारे के मफाद के लिए काम करें। मैं भी अगर खुशामद करता हमारे गांव में अरशद मुख्तार की, और जैसा वो कहते वैसा करता रहता, कभी भी मैं हक़ को हक़ समझ करके और नाहक को नाहक समझ करके उनसे मुकाबला ना करता, बातें ना करता। और जो मैंने आवाज़ उठाई है कि मदारिस में असातिज़ा के साथ जुल्म हो रहा है, वाकई में ये हकीकत है। जो मदारिस के नज़मा हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं और जो चलाने वाले हैं, उनकी ज़िंदगी का हाल आप देख लीजिए कि किसी मिनिस्टर और किसी बड़े नेता से कम नहीं होता है। और इसको मदरसे को उन्होंने बिज़नेस बना रखा है और ये कहते भी हैं कि भाई हमारा बिज़नेस है। और किसी ज़माने में रहा होगा जब फ्री में तालीम दी जाती थी, अब हम नहीं दे सकते हैं इसलिए कि हालात बदल गए हैं और हमें अब उतना चंदा नहीं मिल रहा है जितना पहले मिलता था। इसीलिए हम देखते हैं कि अगर उसके परिवार में, उसके फैमिली में 4 मेंबर हैं तो हर एक के पास एक 4 व्हीलर है, और 4 व्हीलर भी ऐसी वैसी नहीं बल्कि फार्चूनर और फोर्ड और पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियां हैं। तो आप अपने लिए तो रवा रखते हैं कि हाँ हम इस तरह की ज़िंदगी गुजारें, तो कम से कम मुदर्रिसीन के लिए जो वहाँ पढ़ाने वाले हैं उनकी भी ज़िंदगी का कुछ ख्याल रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? असल वही हैं, जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाने वाले कौन है? मुदर्रिसीन है। उनका इंतखाब होना चाहिए, अच्छे से अच्छा मुदर्रिस रखिए। और उनको फ्रांस में आप देख लीजिए, एक मुदर्रिस के लिए क्या फैसिलिटी रखी गई है, यानी जो मिनिस्टर को हिंदुस्तान में नहीं हासिल है वो फ्रांस में किसको दिया जाता है? प्रोफेसर को दिया जाता है, उस्ताद को दिया जाता है। और हिंदुस्तान में हमारा हाल देख लीजिए। तो अब आप अगर ये चाहते हो वाकई में तालीम के तई आप मुखलिस हैं और आप चाहते हैं कि कौम हमारी तालीम याफ्ता हो और यही तरक्की का एक वाहिद रास्ता है, तो असातिज़ा को आपको अहमियत देनी होगी, उनकी कदर करनी होगी, उनके शायान शान, उनके लिए रिहाइश और दूसरी चीज़ों का इंतज़ाम करना होगा ताकि वो बेफिक्र होकर के सिर्फ तालीम के मिशन को आगे बढ़ाएं। आपने एक इल्ज़ाम ये भी लगाया था कि सर्टिफिकेट डुप्लीकेट दी गई थी, कैलकुलेशन नहीं था, लेकिन उन्होंने इस सवाल उसका जवाब दिया है कि एक भी सर्टिफिकेट का कोई कंप्लेंट आया है आज तक? अब मैं क्या बताऊं, जिस इदारे का मैं प्रिंसिपल था, कॉलेज ऑफ अरबिक लैंग्वेज और इस्लामिक स्टडीज़ कह लीजिए, उसी कॉलेज की सर्टिफिकेट में भी मैंने आवाज़ उठाई थी कि जब इसका ना तो अप्रूवल है यूजीसी से, ना किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन है और ना ही स्टेट गवर्नमेंट से इसके लिए कोई इजाज़त ली गई है, तो ये डिग्री कैसे दी जा रही है? हम इस डिग्री पे कैसे बीए लिख देते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स लिख करके कैसे दे रहे हैं? और मैंने अरशद मुख्तार साहब से ये कहा था कि आप खुद गलत कर रहे हैं और हम लोगों से भी गलत करवा रहे हैं, इसलिए मैं अब से इस पर आइंदा साइन नहीं करूंगा किसी भी डिग्री पर। आज तक वो साबित कर दें या कोई भी डॉक्यूमेंट दिखा दें कि इस डिग्री के लिए या इस कॉलेज के लिए उन्होंने कहीं से भी एफिलिएशन लिया हो। उन्होंने ओरल कहा था, देखिए उन्होंने चैरिटी कमीशन में बाकायदा लिख के दिया है डॉक्यूमेंट में अपने कि मैंने डॉक्टर खुर्शीद अशरफ साहब को एफिलिएशन का जिम्मेदार बनाया था, जबकि ऐसा नहीं है। सिर्फ हमसे ये कहा गया कि आप इसको देख लीजिए। जब मैंने उसके कागजात देखे तो मैंने देखा कि कहीं पर कुछ भी नहीं है, यानी एफिलिएशन के लिए कोई कोशिश नहीं की गई। मैंने अरशद मुख्तार साहब से पर्सनल मीटिंग में कहा था कि करोड़ों रुपया बिल्डिंग बनवाने पर खर्च किया जा सकता है, लेकिन क्या चंद हज़ार रुपये एफिलिएशन के लिए नहीं खर्च किया जा सकता? लेकिन उसकी वजह क्या है कि अगर एफिलिएशन हो जाएगा तो हम जो असातिज़ा पढ़ाने वाले हैं
उनको जैसा चाहेंगे वैसा हाँक नहीं सकेंगे जानवरों की तरह। उनकी एक मेयारी तनख्वाह होगी, उनको हम बाहर नहीं निकाल सकते। उनको सिर्फ ये कहने पे कि आज हम ये काम आपका नहीं कर सकते, हमें फुर्सत नहीं है, हम बीमार हैं, हम कल करेंगे, परसों करेंगे, उनके ऊपर आप कोई कानून या कोई सज़ा नहीं मुतय्यन कर सकते। सिर्फ इसीलिए उन्होंने एफिलिएशन नहीं कराया है। और मैं अभी भी कहता हूँ कि हज़रत अगर आपके पास एफिलिएशन कोई भी डॉक्यूमेंट है तो आप उसको आम कर दीजिए। अच्छा ये बताएं, चूँकि आप माहिर तालीम भी हैं और बड़े यूनिवर्सिटी से आप फारिग रहे हैं, अभी ये जो इदारे हैं चाहे बेंगलोर हो, महाराष्ट्र हो, इदारों की मिल्लत को ज़रूरत है और ये इख्तलाफ कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने वाले हैं। इस मसले का हल क्या होना चाहिए? इसमें हल करने के लिए आपकी क्या कोशिश है? देखिए, इस मसले का हल ये है कि ये जो कौम की मीरास है, मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी फैमिली की मीरास है या किसी शख्स की पर्सनल प्रॉपर्टी है। जैसा कि अरशद मुख्तार कहते हैं कि मैं इस पूरे इदारे का बिला शिरकत गैर मालिक हूँ। मैं ये कहता हूँ कि चूँकि ये इदारा मौलाना मुख्तार साहब ने अपनी तनख्वाह से, अपनी बिजनेस के पैसे से नहीं कायम किया था, बल्कि उन्होंने कोशिश करके मिल्लत के, कौम के दूसरे लोगों से चंदा लेकर के कायम किया था। इसलिए इसको मिल्लत के मफाद ही में होना चाहिए। अगर ये लोग जो चला रहे हैं और उनकी वजह से इतने ज़्यादा इख्तलाफात हैं और उन्होंने इतनी ज़्यादा इल्लीगल एक्टिविटीज़ की है, उन्होंने कभी ये सोचा नहीं कि क्या ये चीज़ें कभी हमारे उसमें लोगों के तहकीक में आ सकती हैं। अच्छा ये बताइए कि दुनिया से आंख मूंद करके शतुरमुर्ग की तरह अपना साथ दबा लीजिए और कहिए कि कोई हमें नहीं देखेगा। आजकल इदारों पे काफ़ी हद तक निगाह भी है, तो आपका हर काम क्यों नहीं लीगल हो? लीगल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप ही खुद ही बताइए। तो हम क्यों इल्लीगल काम कर रहे हैं और जानबूझ के कर रहे हैं? और 1-2 दिन से नहीं कर रहे हैं, 10 साल से कर रहे हैं, 15 साल से कर रहे हैं, 20 साल से कर रहे हैं। जो सोसाइटी है उसको पर्सनल सोसाइटी नहीं होना चाहिए, यानी एक ही फैमिली के मेंबर नहीं होना चाहिए। इसलिए कि कुछ तसर्रुफ़ात इस तरह के देखे गए हैं जामिया मोहम्मदिया में कि मिसाल के तौर पे दारुस सल्फिया एक मकतबा था जो मुंबई के भिंडी बाज़ार में था और उससे इस्लामी किताबें छपती थीं, लोगों के पास आती थीं, काफ़ी उससे इल्म का फैलाव होता था, लोग उससे सही इस्लाम से मानूस होते थे। उसको प्रॉपर्टी को बेच दिया गया, हालांकि वो प्रॉपर्टी बहुत ही कीमती थी। इसी तरीके से अरशद मुख्तार साहब ने उत्तर शू मुंबरा में एक बड़ी प्रॉपर्टी जिसमें कि मदरसा भी था और मस्जिद भी था, वो भी बेच दिया। और धुलिया में उनका एक इदारा चलता था, उसको भी बेच दिया। तो अगर ये सोसाइटी ऐसी होती जिसमें दूसरे मेंबरान भी होते तो शायद ये प्रॉपर्टी जो कौम की और मिल्लत की थी वो न बेची जाती। प्रॉपर्टी बेचने के बाद उन्होंने उसको कहाँ खर्च किया कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए कि जो 2 मेंबरान हैं उनके फैमिली के अलावा एहसानुल्लाह खान साहब और मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब, वो दोनों इस कदर मतलब उम्र के ऐसे पड़ाव में हैं कि वो सवाल करने के काबिल नहीं रहे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ख़ुद आदमी के अंदर एहतिसाब होना चाहिए कि ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, मेरा कमाया हुआ माल नहीं है, बल्कि कौम और मिल्लत के लोगों के ताउन और चंदे से बनाया गया है या ख़रीदी गई है वो प्रॉपर्टी। इसलिए मैं उसमें कोई ऐसा तसर्रुफ़ ना करूँ जो ख़यानत के और बददयांती के ज़ुमरे में आए। तो मेरी ये इल्तिजा है और ख्वाहिश है कि काश अरशद मुख्तार साहब इस चीज़ को अपने पेश नज़र रखे होते और उसको भी अपनी प्रॉपर्टी ना समझ करके कौम की प्रॉपर्टी समझते और उसको नहीं बेचते, तो उससे और ज़्यादा कौम के बच्चों को तालीम हासिल करने का मौका मिल जाता। एक स्कूल की मान्यता लेते हैं, रिकग्नाइजेशन लेते हैं, उसके नाम पे 4 स्कूल चलाते हैं, मार्कशीट किसी और के नाम से इशू करते हैं, LC किसी और के नाम से इशू करते हैं। तो ये क्या हो रहा है? तो ये हमेशा दानिशवरान कौम की एक कमेटी होनी चाहिए, हर शहर में होनी चाहिए, हर मोहल्ले में, हर कस्बे में होनी चाहिए, जिसमें एक आदमी का इंतखाब किया जाए उन्हीं में से कि ये इस लायक है कि इसको चलाए। आप देख लीजिए, हमारे यहाँ एक तंजीम है, मैंने अभी फिर कहा, RSS, कभी भी उसका मुखिया या उसका संचालक परिवार का आदमी नहीं होता है, बल्कि उस आदमी का इंतखाब किया जाता है जो उसको अच्छे ढंग से परवान चढ़ाए। और आज हम नतीजा देख रहे हैं कि उसके करोड़ों मेंबरान हैं, उसके पास इतना पावर है कि जितना किसी दुनिया की तंजीम के पास ना हो। और हमारी तंजीम है, हमारे अदारे जो 100 साल से कायम हुए, वो इसी मीरास में या पर्सनल प्रॉपर्टी में, फैमिली प्रॉपर्टी में सब के सब ज़ाये हो रहे हैं।
तो क्यों ना इन इदारों को एक ऐसे कमेटी के हवाले किया जाए जो वाकई में पढ़े लिखे हैं और इसको तरक्की दे सकते हैं। यकीनन इदारे चलने चाहिए। कौम के बच्चों को हमेशा तालीम के जेवर से आरास्ता करने की हर इंसान की कोशिश होनी चाहिए, और हमारी कोशिश भी यही है। हम इसलिए इख्तलाफ नहीं कर रहे हैं कि अदारा हमारे हाथ में आ जाए या हम वहाँ से निकल गए इसलिए हम इख्तलाफ कर रहे हैं, नहीं। ये भी है, उन लोगों की एक आदत है कि दूसरे पे कीचड़ उछालना, कोई भी चला जाए। इससे पहले मौलाना अब्दुल मोइज साहब थे वहाँ पे, एक पढ़े लिखे आदमी हैं, काफ़ी लिखते पढ़ते हैं, उनके बारे में भी पता नहीं क्या क्या बातें कही गई। अरे यानी जो भी अदारा छोड़ के चला जाता है वो बुरा हो जाता है। तो जाहिर बात है इदारे तरक्की नहीं करेंगे। तो हम लोगों की ये कोशिश है कि यहाँ मसीह भाई भी माशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि जो मदरसा है, जो मस्जिद है, वो इंशाल्लाह कायम रहेगी और उससे अच्छे ढंग से चलाई जाएगी, और वो मदरसा चलाया जाएगा जिस तरह से ये लोग चला रहे हैं। इख्तलाफात को दूर किया जाएगा, और अगर यहाँ के दानिश्वरान ख़ास तौर से जो अहले हदीस हैं, जो जमीयत और जमात के ज़िम्मेदार हैं, अगर इसमें दिलचस्पी लें और इस काम को आगे बढ़ाएं, तो मसीह भाई ने कहा है कि हम इस बात के लिए राज़ी हैं कि वो मदरसे को और आगे बढ़ाएं, परवान चढ़ाएं, उनके हवाले कर दिया जाएगा। लेकिन जो लोग उसको मुस्तकिल, क्या कहूँ मैं, तहतुस्सरा में ले जाना चाह रहे हैं, और उसकी वजह से इतना इख्तलाफ हो गया है कि ना सिर्फ मदरसा बल्कि पूरी कौम एक ऐसे मोड़ पे आकर के खड़ी हो गई है कि लोग हंस रहे हैं और जगहसाई हो रही है। तो इससे बेहतर तो यही है कि आप अलग हो जाइए। भाई आपका ये बिजनेस तो है नहीं, कौम की प्रॉपर्टी है, मिल्लत का सरमाया है, तो क्या मिल्लत के में आप ही एक ऐसे काबिल इंसान है कि आप ही चलाएं तभी चलेगा, और दूसरे लोग उसको नहीं चला सकते हैं? क्यों ना किसी ऐसी कमेटी के हवाले कर लिया जाए जिसमें डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, पढ़े लिखे हों, एजुकेशनिस्ट हों, सब उसको चलाएं, ढंग से चलाएं। और हम यही चाहते हैं, मेरे ख्याल से मसीह भाई भी यही चाहते होंगे। लेकिन मसीह भाई पे इल्ज़ाम लग रहा है कि वो सिर्फ इदारे को हड़पना चाहते हैं, इस वजह से इस तरह की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इल्ज़ाम लगाना तो बहुत ही आसान है, लेकिन उसको प्रूफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मसीह भाई हड़पना चाहते हैं। मसीह भाई ने उनसे इससे पहले गुफ्तगू की कि भाई आप क्या करते हैं। अरशद मुख्तार की आदत है कि लोगों को लाते हैं, उसको चूसते हैं, और उसके बाद जब सारी एनर्जी उसकी ले लेते हैं तो उसको किक मार के बाहर कर देते हैं, नॉक आउट कर देते हैं कि जाइए, आपकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ भी अदारा कायम करने में मसीह भाई के नाना ने पूरी मेहनत की, कोशिश की, लेकिन उनको भी क्या बाहर का रास्ता दिखा दिया अरशद मुख्तार साहब ने। तो क्या आपका ये अमल कि हर चीज़ को हम खुद हथिया लें? अरे ये तो मसीह भाई के नाना गैर थे। उन्होंने अपने भाइयों को, बहनों को, बहनोई के ऊपर तो ऐसा इल्ज़ाम लगा करके निकाला मंसूरा वाले गांव से कि आप हैरान रह जाएंगे। वो मकाम के इंचार्ज थे, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि जब गोश्त 1 कुंटल आता था तो वो 1.25 कुंटल लिखते थे, और जब चावल और गल्ला 1 कुंटल आता था तो उसको 1.5 कुंटल लिखते थे। ये इल्ज़ाम लगा करके उन्होंने अपने बहनोई को निकाल दिया, और अपने भाई को उन्होंने, जाहिर बात है, बाहर का। आप उनके वो देख लीजिए, ट्रस्ट देख लीजिए, सोसाइटी के मेंबरान की तादाद देख लीजिए। उनके यहाँ पहले फैमिली के दूसरे मेंबर जैसे अकरम भाई वगैरह हैं, उसके ट्रस्ट के मेंबर थे, अब कोई नहीं है। अब कौन है मेंबर? अरशद मुख्तार, राशिद मुख्तार, जुबैदा मुख्तार, एहसानुल्लाह खां और मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब। मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब और एहसानुल्लाह खां की उम्र कितनी है? 80 साल है। बताइए, 80 साल की उम्र में ये लोग क्या करेंगे? बाकी 3 मेंबर कौन है? अपने घर के। तो ये तो पर्सनल प्रॉपर्टी हो गई, ये कौम की कहाँ रही? और अगर होती, वाकई में आप मुखलिस थे कौम के तई, तो आप अपने फैमिली मेंबरों को नहीं रखते, अपने बेटों को, अपनी बहन को और अपने ख़ानदान वही वालों को नहीं ले लेते, बल्कि जो लोग इस लायक थे, यहाँ तक कि खलील सेठ, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, जिन्होंने मंसूरा इदारा कायम करने के लिए सबसे ज़्यादा कोशिश की। मौलाना मुख्तार साहब जब मालेगांव पहुँचे थे तो इस हाल में नहीं थे कि अदारा कायम करें, लेकिन खलील सेठ साहब ने उनकी मदद की, हर हाल में ऐसी मदद की है कि शायद ही ऐसी मदद कोई ना कर सके। और अभी उनके साहबजादे शकील भाई को उन्होंने जो मंसूरा में जो एक प्रोग्राम हुआ है खिर्रीजीन का, उस प्रोग्राम में स्टेज पे ना बिठा करके नीचे बिठाया और ये कहे कि इस इदारे का 1-1 इंच मेरे वालिद ने ख़रीदा है, और एकदम खलील सेठ साहब को भूल गए जिन्होंने 12 एकड़ ज़मीन इसके लिए हिबा किया था और हदिया किया था। तो भाई ये तो मेरे ख़्याल से नाशुक्री है। और हदीस में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मन ला यशकुरुन्नास ला यशकुरुल्लाह,
कि जो लोगों का शुक्रिया नहीं अदा कर सकता वो अल्लाह का शुक्र क्या अदा करेगा। ये लोग सामने हैं, अगर उनका शुक्र अदा करोगे तो खुश होंगे और आप देखोगे कि उनको खुशी हो रही। अल्लाह ताला तो गायब है, तो अल्लाह का क्या शुक्र अदा करेगा। तो ऐसे नाशुक्रे इंसान के हवाले एक ऐसा इदारा कर दिया गया है जिससे कौम और मिल्लत को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। अल्लाह करे कि ये इदारा पनपे, खूब तरक्की करे, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि इन लोगों के हाथ में इदारा कुछ तरक्की करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खुर्शीद साहब, आपने इतना वक्त दिया। हालांकि हमारा टॉपिक यही था कि इदारे किस तरह से डाउनफॉल हो रहे हैं, क्यों इदारे कमज़ोर हो रहे हैं। इदारे प्राइवेट इदारे भी हैं जो समाजी तौर पर चंदा इकट्ठा करके लोगों के ताउन से बनाए जाते हैं, ऐसे इदारे भी हैं। ऐसे इदारे हैं बहुत ज़्यादा तादाद में, लेकिन आज वो इदारे क्यों मजबूत नहीं हो रहे हैं, क्यों आपसी इख्तलाफात की वजह से वो इदारे डाउन हो रहे हैं। न सिर्फ जामिया मंसूरा की बात है, मैं बात कर रहा हूँ पूरे मुल्क के मुसलमानों के वो इदारे जो एक ज़माने में मजबूत हुआ करते थे, आज वो अपनी ताकत में नहीं है, अपनी असली ताकत में नहीं है। इस वजह से अफसोस होता है कि कर्नाटक में भी ऐसे कई इदारे हैं जो पिछले 20-25 साल या 10 साल पहले बहुत मजबूत हुआ करते थे, आज वो इदारे काफ़ी पीछे हो गए हैं। ऐसे इदारों को आगे बढ़ाने के लिए बाहर के लोगों को भी आना चाहिए। सिर्फ एक ही फैमिली के लोग अगर उसमें रहेंगे तो वो ज़ाती इदारा बन जाता है। मैं जामिया मंसूरा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तमाम इदारे की बात कर रहा हूँ जहाँ चंदा इकट्ठा करके लोगों के ताउन से बनाते हैं। वो एक समाज की मिल्कियत है, एक कौम की मिल्कियत है, वो किसी ज़ाती मिल्कियत नहीं होती है। तो ऐसे इदारों को मजबूत करने की ज़रूरत है और तमाम लोगों को ऐसे इदारों को ताउन करना चाहिए और मजबूत करना चाहिए। फ़िलहाल हम ऐसे ही आने वाले दिनों में ऐसे ही टॉपिक पर एक और किसी शख्स से बात कराएंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि तालीमी इदारे कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्या मुश्किलात आ रहे हैं और क्या उनकी सलाहियतें हैं। फ़िलहाल डॉक्टर खुर्शीद साहब हमारे से मुलाकात हुई उनसे और तमाम तफसीलात उन्होंने बताया। आने वाले दिनों में मज़ीद हम आपको तफसीलात बताएंगे। कैमरा पर्सन ज़ौरेस के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।